दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देश माइनस थाईलैंड और कंबोडिया माइनस इन दिनों एक गंभीर राजनयिक और सीमावर्ती संकट का सामना कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है। हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के बीच न केवल सैन्य तनाव को बढ़ाया है, बल्कि राजनयिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। इस विवाद का पहला और सबसे बड़ा असर राजनयिक संबंधों पर देखने को मिला। दोनों देशों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और प्रतिक्रिया स्वरूप अपने अपने देशों से राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई और कई दूतावासों ने अस्थायी रूप से कार्य बंद कर दिया। विवाद का असर सीधे तौर पर दोनों देशों के सीमा व्यापार पर पड़ा है। थाईलैंड ने कंबोडिया से आने वाले फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगा दी। इसके बदले में कंबोडिया ने थाईलैंड को बिजली आपूर्ति रोक दी और थाईलैंड की इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसका असर आम जनता और व्यापारियों पर भी पड़ा है। पर्यटन और आम नागरिकों की आवाजाही पर प्रभाव। थाईलैंड ने कंबोडियन पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा चेतावनियां जारी की गईं। इससे न केवल आम नागरिकों की आवाजाही प्रभावित हुई है, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी बड़ा झटका लगा है। सांस्कृतिक टकराव और मीडिया प्रतिबंध। कंबोडिया ने थाईलैंड के टेलीविजन धारावाहिकों, फिल्मों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों में गहरी दरार का संकेत देता है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन इस बार की तीव्रता काफी अधिक है। डिजिटल युद्ध और तकनीकी मोर्चा। विवाद केवल जमीन या सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल मोर्चे पर भी फैल चुका है। इंटरनेट सेवाओं को सीमित करना, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग युद्ध की तरह किया जाना इस विवाद की गंभीरता को दर्शाता है। सामाजिक प्रभाव और आम नागरिकों की हालत। इस पूरे विवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित आम लोग हो रहे हैं। सीमा के पास बसे लोग डर और असुरक्षा की स्थिति में हैं। व्यापार ठप है, जीवन कठिन हो गया है और नागरिकों को दोनों सरकारों की नीतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और समाधान की संभावना। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आसियान और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हस्तक्षेप की उम्मीद की जा रही है। दोनों देशों के बीच वार्ता की संभावनाएं अभी धुंधली हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जनदबाव से कुछ हल निकल सकता है। चलिए सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। आई कार्यकारी सारांश। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद, विशेष रूप से प्रिय विहार मंदिर के इर्द गिर्द केंद्रित फ्रांसीसी औपनिवेशिक मानचित्रण और गहरी राष्ट्रवादी भावनाओं में निहित एक जटिल मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ द्वारा 1962 और 2013 में मंदिर और उसके आसपास की भूमि कंबोडिया को सौंपे जाने के बावजूद तनाव बना हुआ है और हाल ही में मई और जुलाई 2025 में लैंडमाइन विस्फोटों, तोपखाने की गोलीबारी और लड़ाकू विमानों के उपयोग सहित महत्वपूर्ण सशस्त्र संघर्ष में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए हैं, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है और द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर गिरावट आई है, जिससे व्यापार, यात्रा और राजनयिक संबंध प्रभावित हुए हैं। ये विवाद दर्शाता है कि जब ऐतिहासिक शिकायतें राष्ट्रीय गौरव और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी होती हैं, तो कानूनी माध्यमों से ऐतिहासिक शिकायतों को हल करने की चुनौतियां कितनी गंभीर होती हैं। अमेरिका, चीन और आसियान सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खिलाड़ी मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोण महत्वपूर्ण बाधाएं प्रस्तुत करते हैं। 2. विवाद की ऐतिहासिक जड़ें और औपनिवेशिक विरासत। विवाद की उत्पत्ति, फ्रांसीसी औपनिवेशिक मानचित्र और सीमांकन। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर से अधिक लंबी भूमि सीमा दशकों से समय समय पर तनाव का कारण बनी हुई है। ये विवादित दावे मुख्य रूप से फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के तहत 1907 में बनाए गए मानचित्र से उत्पन्न हुए हैं, जिसका उपयोग कंबोडिया को थाईलैंड, तत्कालीन सियाम से अलग करने के लिए किया गया था। कंबोडिया इस मानचित्र का उपयोग क्षेत्र पर दावा करने के लिए एक संदर्भ के रूप में लगातार करता है, जबकि थाईलैंड का तर्क है कि यह मानचित्र गलत है और उसने जानबूझकर सीमांकन स्वीकार नहीं किया था। 1907 की संधि, जिसने बटाम्बंग और सियम रीप जैसे प्रांतों को कंबोडिया के नियंत्रण में वापस कर दिया, ने इस विवादास्पद फ्रांसीसी निर्मित सीमा मानचित्र को पेश किया, जो वर्तमान पेह विहार विवाद का मूल बन गया। मानचित्र की अस्पष्टता, जो एक जल विभाजक रेखा के साथ खींची गई थी, जिसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सका, ने प्रतिस्पर्धी दावों को जन्म दिया है। ये दर्शाता है कि कैसे औपनिवेशिक हस्तक्षेप, भले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून ICJ द्वारा हल किए गए हों,
फिर भी गहरी जड़ें जमा चुकी शिकायतें और राष्ट्रवादी गौरव के मुद्दे छोड़ सकते हैं जो सदियों से संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। जल विभाजक रेखा की अस्पष्टता ने इसे और बढ़ा दिया है, क्योंकि कानूनी समाधान भी राष्ट्रीय पहचान के गहरे सवालों को संबोधित करने में विफल रहे हैं। खमेर साम्राज्य का ऐतिहासिक प्रभाव और क्षेत्रीय शक्ति में बदलाव। ये विवाद साम्राज्य, उपनिवेशीकरण और राष्ट्रवादी गौरव में गहराई से निहित है। 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच खमेर साम्राज्य का प्रभाव वर्तमान थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। अंगकोर की शक्ति घटने के साथ थाई और वियतनामी राज्य कंबोडिया के नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे और सीमाओं को खमेर हृदय भूमि में गहराई तक धकेल रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में कंबोडिया का फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण इस क्षेत्रीय संतुलन को बदल दिया। फ्रांस ने जबरन संधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से सियाम थाईलैंड को उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जिन पर उसने पीढ़ियों से कब्जा कर रखा था। खमेर साम्राज्य के विशाल प्रभाव का ऐतिहासिक संदर्भ और उसके बाद की गिरावट, जिसके बाद सदियों से क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तन और फ्रांसीसी औपनिवेशिक हस्तक्षेप हुए, ये दर्शाता है कि वर्तमान सीमा विवाद केवल मानचित्र पर एक रेखा के बारे में नहीं है। ये ऐतिहासिक प्रभुत्व, राष्ट्रीय गौरव और क्षेत्रीय नुकसान की धारणा पर एक गहरा संघर्ष है, जहां मंदिर इन ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तनों का मूर्त प्रतीक है। ये ऐतिहासिक गतिशीलता ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कानूनी निर्णय भी इस विवाद के मूलभूत राजनीतिक और भावनात्मक पहलुओं को पूरी तरह से शांत क्यों नहीं कर पाए हैं। 3. प्रेह विहार मंदिर, विरासत और संघर्ष का केंद्र। वास्तुकला और धार्मिक महत्व। प्रेह विहार थाईलैंड में खाओ फ्रा विहरण के नाम से जाना जाता है। एक 11वीं सदी का हिंदू मंदिर है जो डेंगरेक पहाड़ों की चोटी पर स्थित है, जो थाई कंबोडिया सीमा पर फैला हुआ है। इस स्थल पर पहले मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, जो हिंदू देवता भगवान शिव को उनके शिखरेश्वरा और भद्रेश्वरा के रूपों में समर्पित था। मंदिर के अधिकांश भाग खमेर राजाओं सूर्यवर्मन I 1006-1050 और सूर्यवर्मन II 1113-1150 के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। मंदिर से मिले शिलालेख में सूर्यवर्मन II द्वारा पवित्र अनुष्ठानों का अभ्यास, धार्मिक उत्सवों का आयोजन और उनके आध्यात्मिक सलाहकार वृद्ध ब्राह्मण दिवाकर पंडिता को सफेद छतरियों, सुनहरी कटोरियों और हाथियों सहित उपहारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण ने स्वयं मंदिर में रुचि ली थी और नटराज के नाम से जानी जाने वाली नृत्य करते हुए शिव की सुनहरी मूर्ति का दान किया था। मंदिर की डिजाइन और प्रतिमा विज्ञान भारतीय हिंदू परंपराओं से उत्पन्न हुई है, जिसे पहली शताब्दी से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में पेश किया गया था। खमेर साम्राज्य ने शैव धर्म और वैष्णव धर्म को अपनाया, जो दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश से प्रभावित था, जिसके दूर के क्षेत्रों के साथ समुद्री संबंध थे। देवराज देवराजा की अवधारणा, जहां शासकों को शिव या विष्णु के दिव्य अवतार के रूप में देखा जाता था, वो तत्कालीन भारतीय राजनीतिक धर्मशास्त्र के समान है। इस क्षेत्र में हिंदू धर्म के पतन के बाद इस स्थल का उपयोग बौद्धों द्वारा होने लगा। ये मंदिर, जो मूल रूप से गहरे भारतीय सांस्कृतिक और स्थापत्य प्रभाव को दर्शाते हुए हिंदू मंदिरों के रूप में बनाए गए थे और बाद में बौद्ध धर्म के उपयोग में परिवर्तित हो गए, दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय पहचान और ऐतिहासिक शिकायतों के शक्तिशाली प्रतीक बन गए हैं। ये परिवर्तन एक साझा क्षेत्रीय विरासत से विवादित राष्ट्रीय प्रतीकों में दर्शाता है कि कैसे सांस्कृतिक स्थलों को आधुनिक क्षेत्रीय विवादों में हथियार बनाया जा सकता है, जिससे भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व के कारण समझौता मुश्किल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय। 1962 का निर्णय, संप्रभुता और 1907 के मानचित्र की भूमिका। 1962 में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच स्वामित्व को लेकर लंबे विवाद के बाद हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने फैसला सुनाया कि प्रेह विहार मंदिर कंबोडिया के क्षेत्र में स्थित है। ICJ ने 1907 के फ्रांसीसी निर्मित मानचित्र का उल्लेख किया, जो जल विभाजक रेखा का पालन करने के समझौते पर आधारित था। थाईलैंड ने मानचित्र की वैधता का विरोध किया, ये दावा करते हुए कि उसने जानबूझकर सीमांकन स्वीकार नहीं किया था। इस निर्णय के बावजूद थाईलैंड ने आसपास की भूमि पर दावा करना जारी रखा है और दशकों से असंतोष बना हुआ है। 2013 की स्पष्टीकरण, आसपास के क्षेत्र की परिभाषा। 2013 में कंबोडिया ने 1962 के निर्णय की व्याख्या मांगी और ICJ ने फिर से उसके पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने घोषणा की कि आसपास की भूमि, विशेष रूप से जिस भौगोलिक प्रायद्वीप पर मंदिर बनाया गया है, वो भी कंबोडिया के क्षेत्र का हिस्सा है। ICJ ने थाई सैनिकों और अन्य सरकारी प्रतिनिधियों को मंदिर के पास के क्षेत्रों से पीछे हटने का आदेश दिया।
ये निर्णय बैंकॉक में अभी भी चुभता है। जबकि कुछ लोग इसे दोनों सरकारों के लिए जीत जीत परिणाम के रूप में देखते थे, थाईलैंड में अति राष्ट्रवादी समूह राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सरकार की कमजोरी पर हमला करने के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर और उसके आसपास की भूमि के संबंध में कंबोडिया के पक्ष में 2 निर्णायक निर्णय दिए हैं। फिर भी थाईलैंड के लगातार दावे और लंबे समय से चला आ रहा असंतोष अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निर्णयों और गहरी जड़ें जमा चुकी राष्ट्रवादी कथाओं के बीच निर्णायक संबंध की कमी को दर्शाता है। कानूनी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए आधार प्रदान करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक शिकायतों और राष्ट्रीय गौरव में निहित संघर्षों को पूरी तरह से हल करने में अक्सर विफल रहते हैं, जिसका स्थानीय राजनीतिक कलाकार फायदा उठा सकते हैं। 2008 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होना और इसके अनपेक्षित परिणाम। 7 जुलाई 2008 को प्रेह विहार को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इस सूची ने सीमा विवाद को भड़काया, जिससे समय समय पर हिंसक संघर्ष हुआ। पॉल रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई थीसिस तर्क देती है कि यूनेस्को की भागीदारी सार्वभौमिक विरासत को बनाए रखने और सदस्य राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के अपने वैश्विक जनादेश के बावजूद संकट को और बढ़ा दिया और पूरे विश्व विरासत वैश्विक परियोजना के खिलाफ थाई प्रतिक्रिया को बढ़ावा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सामान्य तकनीकी कानूनी तर्क मौलिक रूप से राजनीतिक विवादों को हल करने में असमर्थ है। यूनेस्को की सूची, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक विरासत का जश्न मनाना था, अनजाने में एक संघर्ष का केंद्र बन गई, क्योंकि इसे मंदिर पर कंबोडिया की संप्रभुता के वास्तविक समर्थन के रूप में देखा गया, जिससे थाईलैंड की ओर से एक मजबूत राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया भड़क उठी। ये दर्शाता है कि कैसे अच्छे इरादों वाली अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहल मौजूदा राजनीतिक विवादों को और तीव्र कर सकती है, जब वे अनसुलझे क्षेत्रीय दावों और राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, जो भू राजनीतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाता है। आईवी अन्य विवादित प्राचीन स्थल ता मोआन थोम और ता मुएन थोम। ऐतिहासिक संदर्भ और ता मुएन मंदिर परिसर का सांस्कृतिक महत्व। जबकि कंबोडिया जोर देकर कहता है कि आईसीजे ने प्रेह विहार के लिए उसके पक्ष में निर्णायक फैसला सुनाया है, थाईलैंड का तर्क है कि सीमा के कुछ हिस्से, विशेष रूप से ता मुएन थोम और ता मोआन थोम जैसे प्राचीन मंदिरों के आसपास, अभी भी बातचीत के अधीन है। ये 11वीं सदी के खमेर हिंदू मंदिरों का एक समूह है, जिसमें ता मुएन थोम, ता मुएन और ता मुएन टोच शामिल हैं, जो थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर स्थित है। प्रासाद ता मुएन थोम, जिसे खमेर भाषा में दादा चिकन का महान मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा उदयदित्य वर्मन II के शासनकाल के दौरान किया गया था और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये डिंगरेक पहाड़ों में एक दर्रे पर रणनीतिक रूप से स्थित है और कंबोडिया में अंगकोर को थाईलैंड में फेमई से जोड़ने वाले एक प्राचीन खमेर राजमार्ग का हिस्सा था। इस मंदिर में इसके गर्भगृह में प्राकृतिक चट्टान से निकाला गया एक शिवलिंग है और इसमें संस्कृत शिलालेख और हिंदू रूपांकन है, जो प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। इसका असामान्य दक्षिणमुखी मुख्य प्रवेश द्वार आमतौर पर खमेर मंदिर पूर्वमुखी होते हैं और कंबोडिया की ओर उतरती बड़ी गोपुरा, प्रवेश टावर और विशाल लेटराइट सीढ़ियां उल्लेखनीय स्थापत्य विशेषताएं हैं। इस परिसर में 2 छोटे मंदिर भी शामिल हैं, प्रासाद ता मुएन टोच, दादा चिकन का छोटा मंदिर जिसने एक अस्पताल चैपल के रूप में कार्य किया, और प्रासाद ता मुएन, एक विश्राम गृह चैपल। ये मंदिर प्राचीन खमेर राजमार्ग पर महत्वपूर्ण पड़ाव थे। शुरू में शैव हिंदू, ये मंदिर बाद में बौद्ध धर्म के उपयोग में परिवर्तित हो गए, जिसमें प्रासाद ता मुएन राजा जयवर्मन VII के शासनकाल के दौरान महायान बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। हालिया सीमा झड़पों में उनकी भूमिका। जुलाई 2025 में हिंसा गुरुवार को तड़के ता मुएन थोम मंदिर के पास शुरू हुई। फरवरी 2025 में प्रासाद ता मोआन थोम पर विवाद तब तेज हो गया जब थाई पुलिस ने कंबोडियन पर्यटकों को सैनिकों द्वारा अनुरक्षित विवादित स्थल पर अपना राष्ट्रगान गाने से रोका, जिससे थाई सैनिकों को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थाई सैन्य अधिकारियों ने अनुचित व्यवहार का उल्लेख करते हुए और मंदिर आधिकारिक तौर पर थाई क्षेत्र में होने का हवाला देते हुए एक चेतावनी पत्र भेजा। ता मोआन थोम और ता मुएन थोम जैसे अन्य प्राचीन मंदिरों का हालिया संघर्षों में शामिल होना दर्शाता है कि विवाद प्रेह विहार तक सीमित नहीं है। ये स्थल, जो साझा खमेर विरासत को भी मूर्त रूप देते हैं, राष्ट्रवादी संघर्ष के केंद्र बन गए हैं, जो एक व्यापक अनसुलझे सीमांकन मुद्दे को इंगित करता है, जो ऐतिहासिक दावों और राष्ट्रीय गौरव से उत्तेजित होता है।
इन स्थलों पर राष्ट्रगान गाने की घटनाएं स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक यात्राओं को संप्रभुता के दावों की कृत्यों में परिवर्तित करती हैं। तनाव में वृद्धि, 2025 का संघर्ष, एक कारण और राजनयिक परिणाम। मई-जुलाई 2025। मई 2025 की घातक घटना। मई 2025 में तनाव बढ़ने लगा जब सीमा पर सशस्त्र झड़प में एक कंबोडियन सैनिक मारा गया जो वर्तमान संघर्ष के क्षेत्रों से अधिक उत्तर में था। इस घटना ने राजनयिक विवाद खड़ा कर दिया। जुलाई 2025 के लैंडमाइन विस्फोट। जुलाई 2025 में थाई सैनिक लैंडमाइन द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद तनाव काफी बढ़ गया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि ये लैंडमाइन कंबोडियन बलों द्वारा विवादित क्षेत्र में नए ही बिछाए गए थे। कंबोडिया ने इसका खंडन किया, आरोप को निराधार बताया और जोर देकर कहा कि विस्फोट कंबोडियन क्षेत्र में पिछले युद्धों के अवशेषों के कारण हुआ था। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एंटी पर्सनल माइंस पर ओटावा संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। आपसी राजनयिक कार्रवाई। लैंडमाइन घटनाओं के बाद थाईलैंड ने बुधवार देर रात कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और बैंकॉक में कंबोडिया के दूत को निष्कासित करने की घोषणा की। बदले में कंबोडिया ने आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंधों को कम कर दिया, बैंकॉक से अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला लिया और सभी थाई राजनयिकों को छोड़ देने का आदेश दिया। इससे राजनयिक संबंधों में तेजी से गिरावट आई, जिसे एक दशक से अधिक समय में सबसे खराब के रूप में वर्णित किया गया। मई से जुलाई 2025 तक की घटनाओं का क्रम विशेष रूप से लैंडमाइन घटनाएं और तत्काल आपसी राजनयिक निष्कासन, आरोप और प्रतिशोध के खतरनाक चक्र को दर्शाता है। लैंडमाइन के संबंध में अलग अलग कथाएं, नए बिछाए गए बनाम पुराने युद्ध के अवशेष, विश्वास की गहरी कमी और दोषारोपण करने की तत्परता को उजागर करती हैं, जिससे तनाव कम करना मुश्किल हो जाता है और दोनों देशों को अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव ने 2025 में एक गंभीर मोड़ ले लिया। ये विवाद मुख्यतः प्राचीन हिंदू मंदिरों के नियंत्रण को लेकर है, जो दोनों देशों की सीमाओं के आसपास स्थित है। नीचे इन घटनाओं की समय रेखा और उनके तत्काल प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत है। 13 फरवरी को विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कंबोडियन नागरिकों ने ता मुआन थोम मंदिर परिसर में कंबोडिया का राष्ट्रगान गाया। इस घटना में कंबोडियन सैनिक और नागरिक शामिल थे, जिस पर थाई पुलिस ने कड़ा ऐतराज जताया। थाई सैनिकों ने मौके पर हस्तक्षेप किया और इस व्यवहार को अनुचित बताया। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव की शुरुआत हुई। 17 फरवरी। इसके बाद थाई सेना ने कंबोडियन पक्ष को एक चेतावनी पत्र भेजा। पत्र में मंदिर को थाई क्षेत्र का हिस्सा बताते हुए भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना से बचने की सलाह दी गई। ये राजनयिक स्तर पर पहला गंभीर संवाद था, जो ये दर्शाता है कि थाईलैंड इस मुद्दे को केवल स्थानीय घटना नहीं मान रहा था। 28 मई। सीमा क्षेत्र में स्थिति और अधिक बिगड़ गई जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक कंबोडियन सैनिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद राजनयिक स्तर पर विवाद और गहराने लगा और वैश्विक मीडिया का ध्यान भी इस ओर गया। 16 जुलाई। एक थाई सैनिक लैंडमाइन विस्फोट में घायल हो गया। ये घटना इस बात का संकेत थी कि विवादित क्षेत्र को सैन्य दृष्टि से सक्रिय और खतरनाक बना दिया गया था। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और बढ़ गई। 30 जुलाई। एक और लैंडमाइन विस्फोट में 5 थाई सैनिक घायल हो गए। इस घटना के बाद थाईलैंड ने अपने राजदूत को कंबोडिया से वापस बुला लिया और कंबोडियन राजदूत को निष्कासित करने की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त सीमा चौकियों को भी बंद कर दिया गया, जिससे सामान्य नागरिकों के लिए आवागमन बंद हो गया। 24 जुलाई। स्थिति तब और भयानक हो गई जब दोनों देशों के बीच व्यापक सैन्य झड़पें शुरू हो गईं। इन झड़पों में भारी हथियारों और हवाई हमलों का उपयोग किया गया। कंबोडिया ने अपने राजनयिक कर्मचारियों को थाईलैंड से वापस बुला लिया। इन घटनाओं से जानमाल की हानि हुई और सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में विस्थापित हुए। बी। सैन्य भागीदारी और मानवीय प्रभाव। सीमा पर गोलीबारी, रॉकेट हमले और F-16 की तैनाती। लड़ाई का नवीनतम प्रकोप गुरुवार 24 जुलाई 2025 को तड़के विवादित ता मुआन थोम मंदिर के पास शुरू हुआ। इसके बाद संघर्ष सीमा पर कम से कम 6 स्थानों पर फैल गया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया। थाईलैंड ने दावा किया कि घटना तब शुरू हुई जब एक कंबोडियन ड्रोन ऊपर से देखा गया, जिसके बाद 6 सशस्त्र कंबोडियन सैनिक थाई सैन्य स्थिति के करीब आए और फिर गोलीबारी शुरू हुई। कंबोडिया ने दावा किया कि उसने बिना उकसावे वाले थाई सैनिकों के अतिक्रमण के खिलाफ आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जिसने उसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया और थाई जेट्स ने बम गिराए। थाईलैंड ने 6 F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए, जिसमें एक ने कंबोडियन क्षेत्र में गोलीबारी करके निर्धारित लक्ष्य को नष्ट कर दिया। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि थाई हवाई हमलों ने उसके क्षेत्र पर हमला किया,
जिसमें जेट्स ने विवादित क्षेत्र के पास स्थित वाट काओ सीखा किरी स्वरक पगोड़ा की ओर जाने वाली सड़क पर 2 बम गिराए। दोनों पक्षों द्वारा भारी हथियारों, तोपखाने और BM-21 रॉकेट का उपयोग किया गया। लड़ाई थाईलैंड की खाड़ी के पास के तटीय क्षेत्रों में भी फैल गई। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कंबोडिया को नागरिक और सैन्य लक्ष्यों पर हमला बंद करने या तीव्र आत्मरक्षा के उपायों का सामना करने की चेतावनी दी। थाई सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि क्लस्टर युद्ध सामग्री का उपयोग आवश्यक होने पर सैन्य उद्देश्यों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है, शुरू में उनके उपयोग से इनकार करने के बाद। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी निंदा की, ये देखते हुए कि दोनों देश क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन के पक्षकार नहीं है। हताहत और विस्थापन, एक मानवीय संकट। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए हैं। कम से कम 13 थाई नागरिक और 1 सैनिक मारे गए, जिसमें 32 नागरिक और 14 सैनिक घायल हुए। 6 नागरिक पेट्रोल पंप के पास गोलाबारी में मारे गए। कंबोडिया ने 8 नागरिक, 5 सैनिक मारे गए और 71 घायल हुए होने की सूचना दी। अन्य रिपोर्टें कुल 32-33 मौतों की संख्या दर्शाती हैं। बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। थाईलैंड के 80 से अधिक गांवों से कम 40,000 नागरिकों को निकाला गया। थाई अधिकारियों ने 138,000 से अधिक लोगों के विस्थापित होने की सूचना दी और कंबोडिया ने 10,865 परिवारों या 37,635 लोगों के विस्थापित होने की सूचना दी। कुल विस्थापित 168,000 से अधिक। थाई अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से कम 852 स्कूल और 7 अस्पताल बंद कर दिए। नागरिक बुनियादी ढांचे, जिसमें सोरिन प्रांत के फानोम डोंग राक अस्पताल शामिल है, को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दुखद और अनावश्यक जानमाल का नुकसान, नागरिकों को चोटें और दोनों पक्षों में घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान की निंदा की। लड़ाकू विमानों, भारी तोपखाने और कथित क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग तक के तनाव में तेजी से वृद्धि सीमा झड़पों से लगभग पूर्ण स्थानीय संघर्ष में परिवर्तन को इंगित करती है, जो नागरिकों पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। उच्च हताहतों की संख्या और बड़े पैमाने पर विस्थापन एक मानवीय संकट को रेखांकित करता है, जो दर्शाता है कि दोनों पक्ष क्षेत्रीय दावों की अपनी खोज में महत्वपूर्ण नागरिक लागत स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। VI संघर्ष के व्यापक प्रभाव। द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट। थाईलैंड कंबोडिया संबंध जटिल और विवादास्पद रहे हैं, विशेष रूप से भूमि और क्षेत्रीय दावों के बारे में मतभेदों के कारण, जो सैन्य झड़पों और राजनयिक गतिरोधों द्वारा चिन्हित हैं। हालिया सैन्य गतिरोध ने दोनों पक्षों से व्यापक दंडात्मक उपाय किए हैं, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को 1 दशक से अधिक समय में सबसे खराब के रूप में वर्णित किया गया है। राजनयिक स्तर में कमी। कंबोडिया ने आधिकारिक तौर पर थाईलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया और बैंकॉक से अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला लिया। ये थाईलैंड के कंबोडियन राजदूत को निष्कासित करने के निर्णय के बदले में था। थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता। इस विवाद ने थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री पेतुंगतर्न शिनावात्रा को जुलाई 2025 में कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल के बाद पद से निलंबित कर दिया गया था। इस कॉल में उन्होंने थाई सेना को विपरीत पक्ष के रूप में संदर्भित किया और हुन सेन को चाचा कहा, जिससे थाई सांसदों में रोष फैल गया, जिन्होंने उन पर राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने का आरोप लगाया। तब से एक प्रमुख गठबंधन भागीदार उनकी सरकार से बाहर निकल गया है। कंबोडिया का कठोर रुख। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत ने हिंसा के जवाब में घोषणा की है कि कंबोडिया के पास सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ सशस्त्र बल से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कंबोडिया ने यह भी घोषणा की कि वो अगले साल से नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य भर्ती के लिए निष्क्रिय सैन्य भर्ती कानून को फिर से जीवित करेगा। फिल रॉबर्टसन का सुझाव है कि कंबोडियन प्रधानमंत्री हुन सेन और थाई पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा वर्तमान नेताओं के पिता के बीच खराब संबंध लड़ाई जारी रखने की राजनीतिक इच्छा में योगदान कर सकते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री का संघर्ष से संबंधित लीक हुए फोन कॉल के कारण निलंबन दर्शाता है कि कैसे सीमा विवाद आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता को और तीव्र कर सकता है और राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत नेता की घरेलू शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता, उदाहरण के लिए उन मानेत का भाषण और भर्ती योजनाएं, उनके बाहरी रुख को कठोर बना सकती है, जिससे राजनयिक समाधान और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सामाजिक आर्थिक परिणाम। व्यापार पर प्रभाव। कंबोडिया ने थाई फलों, सब्जियों, बिजली, इंटरनेट और थाई नाटकों सहित सांस्कृतिक सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। थाईलैंड ने कंबोडिया में भूमि मार्ग से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जुए के लिए पर्यटक यात्रा को अवरुद्ध कर दिया है
और कंबोडियन अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इन प्रतिबंधों के बावजूद मानवीय कारणों से छूट पर विचार किया जा रहा है। यात्रा और पर्यटन पर प्रभाव। इस संघर्ष के पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण परिणाम है, जो दोनों देशों के लिए एक आवश्यक आर्थिक चालक है। सुरिन, थाईलैंड और ओडार मींचे, कंबोडिया जैसे प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों के पास के स्थानों पर यात्रा करने वाले पर्यटकों पर पहले से ही असर पड़ने लगा है। अधिकारियों ने गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है और हजारों नागरिकों को निकाला है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करने वाले पर्यटन के लिए बुकिंग में कमी आई है। सुरक्षा कारणों से सिसाकेट प्रांत में कंथारलक अस्पताल सहित कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और सीमा पार के समुदाय जीवन का विघटन। कंबोडिया द्वारा थाई सांस्कृतिक सामग्री पर प्रतिबंध सांस्कृतिक आदान प्रदान को कम करने के लिए एक जानबूझकर कदम दर्शाता है, जो विवाद को और गहरा करता है। सीमा के पास के स्थानीय व्यवसायों ने अस्थायी रूप से संचालन बंद कर दिया है। नागरिकों का बड़े पैमाने पर विस्थापन सीमा पार के समुदाय जीवन को गंभीर रूप से बाधित करता है और मानवीय संकट पैदा करता है। आर्थिक बहिष्कार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रतिबंधों का तेजी से लागू होना दोनों देशों द्वारा संघर्ष के हिस्से के रूप में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को हथियार बनाने की तैयारी को दर्शाता है। ये इंगित करता है कि विवाद सैन्य झड़प से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक और आर्थिक पीड़ा पहुंचाने का लक्ष्य रखता है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तालिका 3। थाईलैंड कंबोडिया द्विपक्षीय संबंधों पर संघर्ष का प्रभाव। थाईलैंड कंबोडिया विवाद, द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक प्रभाव। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हालिया सीमा विवाद ने दोनों देशों के बीच न केवल राजनीतिक तनाव को गहरा किया है, बल्कि राजनयिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी गंभीर असर डाला है। ये टकराव एक दशक में सबसे खराब द्विपक्षीय संकट के रूप में सामने आया है, जिसने दोनों देशों की नीतियों और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है। राजनयिक संबंधों में गिरावट। इस विवाद का सबसे पहला और तीव्र असर दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर पड़ा। थाईलैंड ने कंबोडिया में अपने राजदूत को वापस बुला लिया और कुछ मामलों में निष्कासन जैसे कड़े कदम भी उठाए। जवाब में कंबोडिया ने भी अपने राजनयिक संबंधों को सीमित किया और दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। ये घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि राजनयिक वार्तालाप और सहयोग की प्रक्रिया गंभीर संकट में है। व्यापारिक प्रतिबंध और मानवीय संकट। सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण व्यापारिक आदान प्रदान पर भी गंभीर असर पड़ा। थाईलैंड ने भूमि मार्ग से होने वाले कंबोडियाई आयात को प्रतिबंधित कर दिया, जबकि कंबोडिया ने थाईलैंड से आने वाले फल, सब्जियां, बिजली और इंटरनेट सेवाओं के आयात पर रोक लगा दी। इन प्रतिबंधों से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है। हालांकि मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूटों की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। पर्यटन और यात्रा पर असर। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह जारी की है। थाईलैंड ने विशेष रूप से कंबोडिया में जुए के लिए जाने वाले पर्यटकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। इससे दोनों देशों के पर्यटन उद्योग को गहरी चोट पहुंची है। विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में होटल बुकिंग और स्थानीय व्यापार में भारी गिरावट आई है। साथ ही सीमा पर चल रहे संघर्षों के कारण नागरिकों का विस्थापन भी चिंता का विषय बन गया है। सांस्कृतिक संबंधों में दरार। कंबोडिया ने थाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विशेष रूप से थाई नाटकों पर प्रतिबंध लगाकर अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी है। ये कदम राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है और ये स्पष्ट करता है कि ये विवाद केवल राजनीतिक या सैन्य सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान और गौरव से भी जुड़ा हुआ है। डिजिटल क्षेत्र में अलगाव। डिजिटल क्षेत्र भी इस तनाव से अछूता नहीं रहा। थाईलैंड ने कंबोडियाई अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है, जिससे कंबोडिया ने भी थाई इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे दोनों देशों के बीच संचार और डिजिटल सेवाओं में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है। 7. समाधान के मार्ग और बाहरी भागीदारी। द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त सीमा तंत्र। बढ़ते तनाव के बावजूद दोनों देशों ने समय समय पर संवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। शेष मुद्दों को हल करने के लिए 2000 में एक संयुक्त सीमा आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन बहुत कम प्रगति हुई है। 28 मई की झड़प के बाद बैंकॉक और नोम पेन अपने संयुक्त सीमा आयोग के माध्यम से मिलने पर सहमत हुए। थाईलैंड लगातार द्विपक्षीय वार्ता की वकालत करता है, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करता है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्विपक्षीय तंत्र सबसे अच्छा तरीका है और यदि कंबोडिया हमले बंद करता है तो हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयास।
आसियान की भूमिका और पहल। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों और संगठनों ने युद्ध विराम का आह्वान किया है। मलेशिया वर्तमान आसियान अध्यक्ष के रूप में मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने थाई और कंबोडियन समकक्षों के साथ सीधा संपर्क किया है, जिन्होंने युद्ध विराम पर विचार करने की तैयारी व्यक्त की है। इंडोनेशिया प्रतिनिधि सभा DPR ने आसियान मंच के माध्यम से संवाद का आह्वान किया है, दोनों देशों से संयम बरतने और तत्काल शत्रुता समाप्त करने का आग्रह किया है। इंडोनेशिया आसियान की एकता और शांतिपूर्ण समाधान की भावना को बनाए रखने पर जोर देता है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि यदि आसियान परिवार रचनात्मक द्विपक्षीय वार्ता में लौटने की सुविधा प्रदान करना चाहता है तो इसका स्वागत है। चीन का राजनयिक रुख और मध्यस्थता के प्रयास। चीन संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत फू कोंग ने संयम और स्थिरीकरण का आह्वान किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने थाई और कंबोडियन समकक्षों के साथ चर्चा की, मैत्रीपूर्ण संवाद और परामर्श के माध्यम से समाधान की आशा व्यक्त की और कहा कि चीन रचनात्मक भूमिका निभाएगा और निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित रुख बनाए रखेगा। चीन कंबोडिया और थाईलैंड दोनों को अच्छे पड़ोसी और महत्वपूर्ण आसियान सदस्य के रूप में देखता है। बीजिंग दोनों के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध रखता है, कंबोडिया को और बढ़ते हुए थाईलैंड को हथियार बेचता है। चीन का मानना है कि संघर्ष के मूल कारण पश्चिमी उपनिवेशीकरण की अनसुलझी विरासत से उत्पन्न होते हैं। चीन के दूतावासों ने दोनों देशों में अपने नागरिकों को सीमा से दूर रहने की चेतावनी देते हुए सलाह जारी की। भारत की स्थिति और मानवीय चिंताएं। भारत ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा सलाह जारी की है। उनसे बढ़ती झड़पों के कारण कंबोडिया से सटे 7 थाई प्रांतों की यात्रा से बचने का आग्रह किया है। कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों से बचने की सलाह दी। थाईलैंड में भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री ने हमलों की निंदा की और शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व पर जोर दिया। भारत की भूमिका मुख्य रूप से अपने नागरिकों के लिए मानवीय चिंता और सामान्य शांति की वकालत पर केंद्रित प्रतीत होती है, सक्रिय मध्यस्थता पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप और युद्ध विराम का आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, दोनों पक्षों से युद्ध विराम के लिए सहमत होने का आग्रह किया। ट्रंप ने कंबोडियन प्रधानमंत्री हुन मानेत और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फोंगथम विचाईचाई से सीधे बात की। ट्रंप ने शत्रुता समाप्त होने को भविष्य के व्यापार समझौतों से जोड़ा, ये कहते हुए कि यदि लड़ाई जारी रहती है तो वे किसी भी देश के साथ समझौता नहीं करेंगे। कंबोडिया ने अमेरिकी प्रयासों का स्वागत किया और युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए तैयार था। थाईलैंड ने युद्ध विराम और द्विपक्षीय संवाद के लिए सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की, लेकिन कंबोडियन पक्ष से वास्तविक इरादा मांगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भागीदारी। कंबोडियन प्रधानमंत्री हुन मानेत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की तत्काल बैठक के लिए अनुरोध किया। UNSC ने बंद कमरे में बैठक की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से तत्काल शत्रुता समाप्त करने और बातचीत करने का आग्रह किया। UNSC ने कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया था, लेकिन सभी 15 सदस्य देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने, हमलों को रोकने और विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का आग्रह किया। समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा मध्यस्थता के लिए पसंदीदा ढांचे पर मूलभूत मतभेद है। थाईलैंड द्विपक्षीय वार्ता पर जोर देता है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करता है, जबकि कंबोडिया सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप UNSC अमेरिकी मध्यस्थता चाहता है। यह मतभेद आसियान, चीन और अमेरिका द्वारा किए जा रहे प्रयासों को काफी जटिल बनाता है, क्योंकि किसी भी मध्यस्थता के प्रयास को इन विरोधाभासी प्राथमिकताओं को पार करना होगा, जिससे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। 8. निष्कर्ष। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद, जो प्रिय विहार मंदिर के इर्द गिर्द केंद्रित है, केवल क्षेत्रीय सीमांकन का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक शिकायतों, औपनिवेशिक विरासत और गहरी राष्ट्रवादी भावनाओं का एक जटिल जाल है। 1907 के फ्रांसीसी निर्मित मानचित्र की अस्पष्टता ने इस विवाद को जन्म दिया और ICJ के 1962 और 2013 के स्पष्ट कानूनी निर्णयों के बावजूद थाईलैंड का असंतोष और आसपास की भूमि पर लगातार दावे दर्शाते हैं कि कानूनी समाधान राजनीतिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से संबोधित करने में विफल रहते हैं। यूनेस्को की 2008 की विश्व विरासत सूची, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना था, अनजाने में एक संघर्ष का केंद्र बन गई, जो दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहल भी राजनीतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखने में विफल रहती हैं तो तनाव बढ़ा सकती हैं।
तामोआन थोम और तामुएन थोम जैसे अन्य प्राचीन मंदिरों का हालिया संघर्षों में शामिल होना इंगित करता है कि विवाद प्रेह विहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यापक अनसुलझे सीमा मुद्दों का प्रतीक है। मई और जुलाई 2025 में लैंडमाइन विस्फोट और उसके बाद के सैन्य हमले, जिसमें F-16 जेट और भारी तोपखाने का उपयोग शामिल है, आरोप और प्रतिशोध के खतरनाक चक्र को दर्शाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए हैं और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है, जिससे एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। इस संघर्ष ने द्विपक्षीय संबंधों को एक दशक से अधिक समय में सबसे खराब स्तर पर ला दिया है, जिसमें राजनयिक स्तर में कमी, व्यापार पर प्रतिबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रभाव देखा गया है। थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता और कंबोडिया में कठोर राष्ट्रवादी रुख दोनों देशों में घरेलू राजनीति बाहरी संघर्ष को कैसे बढ़ावा देती है, ये दर्शाता है। आसियान, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम और संवाद का आह्वान किया है। हालांकि थाईलैंड द्विपक्षीय वार्ता पर जोर देता है, जबकि कंबोडिया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता चाहता है, जो समाधान के मार्ग में एक प्रमुख बाधा प्रस्तुत करता है। इस विवाद के दीर्घकालिक समाधान के लिए कानूनी निर्णयों, ऐतिहासिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय गौरव की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुआयामी और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।